नमस्कार, राजस्थान की खास खबरों में आपका बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ खुशबू। खबरों की शुरुआत करते हैं विस्तार से। राजस्थान विवाह पर नए कानून का मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंच गया है। सुप्रीम कोर्ट में अध्यादेश की संवैधानिकता को चुनौती दी गई है। याचिका में कहा गया है कि नया विवाह कानून बाल विवाह को सही ठहराता है। बाल विवाह के पंजीकरण की अनुमति देने से खतरनाक स्थिति पैदा होगी। इससे बाल शोषण के मामलों में बढ़ोतरी होगी। यूथ बार एसोसिएशन ने यह याचिका दाखिल की है। बता दें कि याचिका में राजस्थान अनिवार्य विवाह पंजीकरण यानी कि संशोधन विधेयक 2021 की धारा 8 की संवैधानिकता वैधता को चुनौती दी गई है। यह बाल विवाह संशोधन बाल विवाह के पंजीकरण की अनुमति देता है। याचिका में कहा गया है कि राजस्थान सरकार बाल विवाह को पिछले दरवाजे से प्रवेश देकर अनुमति देने का इरादा रखती है, जो अवैध है और कानून के तहत अस्वीकार्य है। दरअसल राजस्थान विधानसभा ने हाल ही में बाल विवाह संहिता विवाहों का अनिवार्य पंजीकरण पर 2009 अधिनियम में संशोधन करने के लिए एक विधेयक पारित किया था। 2021 के संशोधन में कहा गया है कि 21 साल से कम उम्र के दूल्हे और 18 वर्ष से कम उम्र के दुल्हन के माता पिता या अभिभावक विवाह की तारीख से 30 दिनों की अवधि के भीतर रजिस्ट्रार को ज्ञापन प्रस्तुत करने के लिए जिम्मेदार होंगे। जबकि 2009 के अधिनियम में लड़कों और लड़कियां दोनों के लिए समान आयु 21 वर्ष रखी गई थी। याचिका में कहा गया है कि बाल विवाह के पंजीकरण की अनुमति देने से खतरनाक स्थिति पैदा हो जाएगी और इससे बाल शोषण की घटनाओं को और बढ़ावा मिल सकता है। हमारा देश एक कल्याणकारी राज्य और सरकारें राष्ट्र के लिए कल्याण काम करती हैं। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने राजस्थान के सरकार पर आम जन को सुरक्षा नहीं दे पाने पर आरोप लगाते हुए कहा कि राजस्थान की शांति प्रिय एवं सुरक्षित प्रदेश की पहचान पुनः कायम की जानी चाहिए। राजे ने शुक्रवार को सोशल मीडिया के जरिए ये बात कही। प्रदेश की पूर्व सीएम वसुंधरा राजे ने कहा कि राज्य सरकार आम जन को सुरक्षा नहीं दे पा रही है। स्थिति यह है कि बेटियों को खुद अपनी इज्जत बचाने के लिए संघर्ष करना पड़ रहा है। जनता को अपराधियों से लड़ना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि हमारा राजस्थान एक शांति प्रिय व सुरक्षित प्रदेश था, जिसकी यह पहचान पुनः स्थापित की जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि नागौर जिले में बच्ची से दुष्कर्म के बाद हत्या, जयपुर में दिन दहाड़े गोलीबारी एवं कत्ल, अलवर जिले के बड़ौदा मेव में दलित युवक की पीट कर हत्या जैसी अनोखी घटनाएं हाल ही में सामने आई हैं, जो खुद बयां कर रही हैं कि राजस्थान अपराध के मामलों में देश में पहले पायदान पर है। प्रयागराज के श्री बाघंबरी मठ के जिस कमरे में महंत नरेंद्र गिरी की संदिग्ध मौत हुई है, वहां से अब राजस्थान का कनेक्शन जुड़ता नजर आ रहा है। कमरे में एक बैग मिला है। इस बैग ने मामले में नया एंगल जोड़ दिया है। विशेष जांच दल एसआईटी के एक अधिकारी ने कहा कि पीले रंग के बैग पर बाबा स्वीट लिखा हुआ है। इस नाम की दुकान राजस्थान के अलवर में स्थित है। दुकान कलाकंद मिठाइयों के लिए काफ़ी प्रसिद्ध है। हालांकि बैग में मिठाई का कोई डिब्बा नहीं था। अब यह पता लगाया जा रहा है कि बैग कौन लाया था और उसमें सिर्फ मिठाई थी या कुछ और। बैग ने नया लग रहा है, जिसके आधार पर माना जा रहा है कि हाल ही में कोई अलवर से आया था, वह व्यक्ति महंत से भी मिला था। यह भी पता लगाने की कोशिश हो रही है कि उसमें व्यक्ति का आरोपित आनंद गिरी से कोई संबंध है या नहीं। गुरु को आत्महत्या के लिए उकसाने के आरोप में नैनी जेल में बंद आनंद गिरी भी राजस्थान के भीलवाड़ा के मूल निवासी हैं। हालांकि मठ में मौजूद महंत के शिष्य और सेवादारों ने पूछताछ में बताया है कि हाल फिलहाल में राजस्थान से कोई आया था, इसकी जानकारी उन्हें नहीं है। महंत के सुरक्षा कर्मियों ने भी आगंतुकों के बारे में साफ तौर पर कुछ नहीं बता पा रहे हैं। राजस्थान में सरपंच के उपचुनाव को लेकर तैयारियां तेज हो गई हैं। राज्य के कुल 33 जिलों में 27 सरपंच और 1249 पंचों के उपचुनाव में नामांकन पत्रों की समीक्षा और नाम वापसी के बाद सरपंच पद के लिए 59 उम्मीदवार और पंच के लिए 624 उम्मीदवार चुनावी मैदान में रह गए हैं। इन पदों के लिए 28 सितंबर को सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक मतदान करवाया जाएगा। राज्य निर्वाचन आयोग की मुख्य निर्वाचन अधिकारी चित्रा गुप्ता ने बताया कि सरपंच पद के लिए सुबह 144 नामांकन पत्रों में से
समीक्षा के बाद 138 आवेदन सही पाए गए हैं और इनमें से 62 उम्मीदवारों ने नाम वापस लिए। अधिकारी ने बताया कि इसके बाद 7 सरपंच निर्विरोध चुन लिए गए। इस तरह 20 पंचायतों में सरपंच पद के लिए 59 उम्मीदवार चुनावी मैदान में रह गए हैं। निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि पंच पदों के लिए प्राप्त आवेदनों में 2081 आवेदन सही पाए गए हैं। इनमें से 509 उम्मीदवारों ने नाम वापस लिए हैं। इन पंचायतों में 953 पंच निर्विरोध चुन लिए गए हैं। इस तरह अब 276 पदों के लिए 624 उम्मीदवार मैदान में रह गए हैं। संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की अदाम कद अष्टधातु की प्रतिमा का 20 अक्टूबर को अनावरण होगा। अष्टधातु की राजस्थान की सबसे विशाल प्रतिमा चाकसू कस्बे के मुख्य चौराहे अंबेडकर सर्किल कोट खावदा मोड़ पर स्थित है। शुक्रवार को चाकसू विधायक वेद प्रकाश सोलंकी के नेतृत्व में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जयंती समारोह समिति के समस्त पदाधिकारी एवं जनप्रतिनिधि सहित कार्यकर्ताओं की उपस्थिति में पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट को समिति ने उनके राजकीय आवास पर पहुंचकर आमंत्रित किया है। इस अवसर पर पायलट ने कार्यक्रम के पोस्टर का विमोचन कर चाकसू के आए समिति और क्षेत्र के लोगों को भरोसा दिलाया कि वे सदैव चाकसू की जनता के निकट रहेंगे। चाकसू विधायक वेद प्रकाश सोलंकी ने कहा कि बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की मूर्ति अनावरण समारोह में क्षेत्र के लोग बड़ी संख्या में भाग लेंगे और यह एक भव्य आयोजन होगा। इसके लिए हमारे नेता सचिन पायलट से समय लेने आए हैं। सचिन पायलट ने मूर्ति अनावरण समारोह में शामिल होने की सहमति दे दी है। सोलंकी ने कहा कि मूर्ति अनावरण समारोह में प्रदेश के अन्य नेताओं को भी आमंत्रित किया जाएगा। राजस्थान सरकार ने दीर्घकालिक कृषि लोन लेने वाले काश्तकारों के लिए 5% ब्याज अनुदान की योजना लागू की है। इसके अमल में आने पर सही समय पर लोन चुकाने वाले काश्तकारों को 5% की ब्याज दर पर ऋण मिल पाएगा। सहकारिता मंत्री उदयलाल आंजना ने बृहस्पतिवार को यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि यह योजना 31 मार्च 2022 तक लागू रहेगी। आंजना ने बताया कि योजना सहकारी भूमिका विकास बैंकों से दीर्घकालीन अवधि के लिए लोन लेने वाले पर लागू होगी। उन्होंने बताया कि यह ब्याज दर किसी भी वाणिज्यिक बैंक द्वारा ली जाने वाली ब्याज दर से सबसे कम है। उन्होंने बताया कि किसानों को कृषि कार्यों के लिए ऋण की अवधि सर्वाधिक आवश्यकता होती है, लेकिन ब्याज दर अधिक होने के कारण किसान को ब्याज चुकाने में परेशानी का सामना करना पड़ता है और कृषि कार्यों में रुकावट भी पैदा होती थी। एक बयान के अनुसार मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने किसानों के हित में फैसले लेते हुए इसे 1 अप्रैल 2021 से लागू किया है। 1 अप्रैल 2021 से 31 मार्च 2022 तक की अवधि में ऋण लेने वाले सभी किसानों को योजना का लाभ मिलेगा। उन्होंने बताया कि दीर्घकालीन कृषि ऋण 10% की ब्याज दर पर देय होता है तथा समय पर ऋण चुकता करने वाले कृषकों को 5% ब्याज अनुदान देकर उन्हें राहत प्रदान की गई है। राजस्थान के बिजली महकमे के स्मार्ट मीटर में केंद्र से अधिक रियायत की आस अधूरी रह सकती है। केंद्रीय ऊर्जा विभाग ने रियायत का कोटा बढ़ाने के प्रस्ताव को ना कहा है। ऊर्जा विभाग ने प्रदेश भर में स्मार्ट मीटर लगाए जाने के लिए सब्सिडी का दायरा 15% से बढ़ाकर 60% करने की मांग की थी। इसके पीछे का कारण बिजली वितरण कंपनियों की माली हालत को बताया था। केंद्र सरकार के सब्सिडी को नहीं बढ़ाने के निर्णय के बाद अब बिजली कंपनियां नए सिरे से होमवर्क करने में जुटी हुई हैं। अगर उपभोक्ताओं से स्मार्ट मीटर की राशि ली जाती है तो बिजली बिलों के साथ ये राशि ज़बरदस्त करंट मारेगी। प्रदेश में कृषि उपभोक्ताओं को छोड़कर सभी बिजली कनेक्शनों पर अब प्रीपेड स्मार्ट मीटर लगेंगे, यानी अब पहले बिल जमा करवाने पर ही बिजली सप्लाई होगी। बढ़ते घाटे के चलते प्रदेश की बिजली कंपनियों ने स्मार्ट मीटर खरीद में सब्सिडी का दायरा 15% से बढ़ाकर 60% करने की मांग की थी। केंद्र सरकार ने इसे बढ़ाने से फिलहाल इनकार किया है। अब बिजली कंपनियां अपनी तरफ से स्मार्ट मीटर लगवाती हैं तो अलग से कर्ज की व्यवस्था करनी होगी और उपभोक्ताओं से इतनी बड़ी राशि एक साथ लेती हैं तो विरोध होना तय है। प्रदेश में 1.45 करोड़ एक्टिव उपभोक्ताएं हैं। इनमें से 15 लाख कृषि कनेक्शन हैं। राजस्थान में लंबे इंतजार होने जा रही अध्यापक पात्रता परीक्षा यानी कि रीट सरकार की अग्नि परीक्षा बन गई है। राजस्थान परीक्षा को लेकर सरकारी अमलों को विधानसभा चुनावों की जैसी तैयारियां ही करनी पड़ रही हैं। 26 सितंबर को माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर की तरफ से
करवाए जाने वाली इस परीक्षा में बैठने के लिए करीब 17 लाख अभ्यर्थियों ने आवेदन किया हुआ है। इसमें 2.5 लाख अभ्यर्थी राजस्थान के आसपास के राज्यों से हैं। परीक्षा के लिए सरकार ने 33 जिलों की अलग अलग तहसील में 3,993 परीक्षा केंद्र बनाए हैं। साथ ही परीक्षा में काम में जुटे विभाग के कर्मचारियों और अधिकारियों के अवकाश भी निरस्त कर दिए गए हैं। राज्य में प्रतियोगी परीक्षाओं में नकल को लेकर सक्रिय गिरोह पर नकलें कसते हुए परीक्षा में नकल रोकने सरकारी मशीनरी के लिए चुनौती बना हुआ है। परीक्षा के व्यवस्थाओं का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि खुद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत इसे लेकर अधिकारियों की बैठक कर रहे हैं। साथ ही परीक्षा के दिन यानी 26 सितंबर को यातायात सुचारू रहे, इसके लिए प्रमुख बाजार के व्यापारियों ने दुकानें बंद रखने का ऐलान किया है। परीक्षा में नकल पर रोक लगाने के लिए भी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के निर्देश के बाद सरकार ने नया नियम बनाया है। मुख्यमंत्री ने भर्ती परीक्षा में पेपर लीक, डमी कैंडिडेट बैठाने और नकल कराने जैसे प्रकरणों में किसी भी सरकारी अधिकारी कर्मचारी की संलिप्तता पाए जाने पर उसे सेवा से बर्खास्त करने के लिए कहा है। अगर नकल के मामले में निजी स्कूल के कार्मिक या स्कूल से जुड़े व्यक्ति की संलिप्तता पाई गई तो संबंधित स्कूल की मान्यता अस्थायी रूप से समाप्त करने के मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए हैं। राजस्थान के इस बुलेटिन में राजस्थान की बात तो हो रही है, तो अब बात करेंगे हम जोधपुर की। राजस्थान में जोधपुर प्रवास पर आए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के यानी कि आरएसएस के सर संचालक मोहन भागवत ने शुक्रवार को संघ के जागरण व संगठन से जुड़े वरिष्ठ स्वयंसेवकों के साथ चर्चा की और संघ के कार्यों की समीक्षा की। बैठक में जोधपुर प्रांत के शासकीय 10 जिलों में संघ रचना के 21 जिलों के आय संगठन श्रेणी के शारीरिक बौद्धिक व्यवस्था प्रमुख तथा जागरण श्रेणी के सेवा संपर्क व प्रचारक कार्य विभाग के प्रांत स्तर के कार्यकर्ताओं से संगठनात्मक विषयों पर चर्चा की। निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार स्वर संचालक ने वरिष्ठ कार्यकर्ताओं ने अनौपचारिक संवाद किया। इसके साथ ही उत्तर पश्चिमी राजस्थान क्षेत्र कार्यकारिणी के पदाधिकारी भी उपस्थित रहे। इस दौरान जोधपुर आए अखिल भारतीय व क्षेत्रीय पदाधिकारी भी उपस्थित थे। इस अवसर पर अखिल भारतीय बौद्धिक शिक्षण प्रमुख स्वांत रंजन, राजस्थान क्षेत्र संचालक डॉक्टर रमेश अग्रवाल, क्षेत्र कार्यवाहक हनुमान सिंह, क्षेत्र सह प्रचारक प्रमुख मनोज कुमार व क्षेत्र कार्यकारिणी सदस्य नंदलाल सहित प्रांत टोली के कार्यकर्ता उपस्थित रहे। दोपहर में मोहन भागवत पर प्रांत कार्यवाह बंशीलाल के निवास भी गए। इसके साथ ही मैदान पर आरंभ हुई सभी शाखाओं की स्थिति, दूसरी लहर में प्रभावित समाज जनों को स्वयंसेवकों द्वारा आवश्यक संबल प्रदान कार्य, संभावित स्थिति पर कार्यकर्ता प्रशिक्षण, शाखाओं के विस्तार व शाखा कार्यकर्ताओं के प्रशिक्षण योजना व स्वयंसेवकों द्वारा चलाए जा रहे पर्यावरण, जल संरक्षण, वृक्षारोपण सहित ग्राम विकास, कुटुंब प्रबंधन, गौ संवर्धन के कार्यों पर चर्चा व समीक्षा करेंगे। विश्व की बढ़ती हुई जनसंख्या को पौष्टिक खाद्यान्न की उपलब्धता कृषि वैज्ञानिकों के लिए एक चुनौती बनी हुई है। ऐसे में मोटे अनाजों में विद्यमान पोषक तत्वों की कुपोषण समाप्त करने में मुख्य भूमिका सामने आई है, जिसको अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता मिली है। इस कारण संयुक्त राष्ट्र संघ ने वर्ष 2023 को इंटरनेशनल ईयर ऑफ द मिलेट्स घोषित किया है। इन मोटे अनाजों में बाजरा, ज्वार, मक्का, रागी, कांगनी, चीनी, जौ, मक्का आदि अनाज शामिल हैं। भारत इन मोटे अनाजों का प्रमुख उत्पादक देश है। इन मोटे अनाजों में पोषक तत्वों के कारण संयुक्त राष्ट्र संघ के 2023 को मोटे अनाजों का वर्ष घोषित किया है, ताकि दुनिया में बढ़ रहे कुपोषण के खात्मे में अन्य देश भी मोटे अनाजों की खेती के प्रति आकर्षित हों। जोधपुर कृषि विश्वविद्यालय पारंपरिक रूप से खाए जाने वाले मोटे अनाजों पर शोध कर रहा है, जिनमें वर्तमान में प्रचुरता में खाए जाने वाले गेहूं, धान, चावल से अधिक पौष्टिकता पाई गई है। विश्वविद्यालय में बाजारों की तो नई किस्म की विकसित की गई, जिसके अच्छे परिणाम आए हैं। इसके अलावा विश्वविद्यालय में रागी यानी कि मंडुआ, कांगनी, चीना, कोडू, मिलेट, लघु धान आदि मोटे अनाज की विभिन्न किस्मों पर शोध किया गया। मोटे अनाजों में प्रमुख बाजरा है। बाजरा क्षेत्रफल व उत्पादन की दृष्टि से राजस्थान देश में पहले नंबर पर है। देश में कुल 9.8 मिलियन हेक्टेयर क्षेत्रफल में बाजरा बोया जाता है, जिसका उत्पादन करीब 9 मिलियन टन है। इसमें अकेले पश्चिमी राजस्थान में करीब 3.75 मिलियन टन उत्पादन होता है, जो देश का करीब 42% हिस्सा है। राजस्थान में करीब
4.15 मिलियन हेक्टेयर में बाजरा बोया जाता है, जो पूरे देश का करीब 56% क्षेत्रफल में है। सरकार ने प्रशासन शहरों के संग अभियान के लिए एडी से चोटी का जोर लगा दिया है। अब सेवानिवृत्त IAS और RSS को भी अभियान में मॉनिटरिंग की जिम्मेदारी सौंपी दी गई है। ये पर्यवेक्षक की भूमिका में होंगे। इनके अलावा 3 सेवानिवृत्त नगर नियोजक भी हैं। वहीं मास्टर व जोनल प्लान सेक्टर ने ऑल आउट प्लान की समीक्षा और बाधा की मॉनिटरिंग के लिए आला अफसरों को जोनावर प्रभारी बना दिया है। नगरीय विकास विभाग ने शुक्रवार को इसके आदेश जारी कर दिए। पर्यवेक्षक के तौर पर सेवानिवृत्त अधिकारी नियुक्त किए गए हैं। इनमें IAS 6 RSS हैं, जिन्हें 40 और 50 हज़ार का फिक्स वेतनमान दिया जाएगा। ये 31 मार्च 2022 तक सेवाएं देंगे। सभी अधिकारी निकायों में लगने वाले शिविरों की मॉनिटरिंग करेंगे और प्रोग्रेस रिपोर्ट सरकार के सलाहकार प्रकोष्ठ को भेजेंगे। प्रदेश में मंत्रिमंडल फेरबदल की चल रही अटकलों के बीच कांग्रेस के राज्यसभा सांसद और मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह 1 अक्टूबर को उदयपुर दौरे पर आ रहे हैं। दिग्विजय सिंह के जयपुर दौरे को काफ़ी अहम माना जा रहा है। हालांकि दिग्विजय सिंह पेट्रोल और डीजल की बढ़ती कीमतों के विरोध में होने वाले प्रदर्शनों में चर्चा करने के लिए जयपुर आ रहे हैं, लेकिन दोपहर 1 बजे दिग्विजय सिंह ने प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय में मंत्री, विधायकों और प्रदेश कार्यकारिणी की बैठकें बुलाई हैं। सूत्रों की माने तो दिग्विजय सिंह इस दौरान मंत्री, विधायकों से चर्चा करके उनकी नब्ज भी टटोलेंगे। बताया जाता है कि दिग्विजय सिंह के AICC के निर्देश पर जयपुर दौरे पर आ रहे हैं। सिंह गहलोत मंत्रिमंडल के सदस्यों और कुछ विधायकों को 1-to-1 मुलाकात करेंगे। 1-to-1 मुलाकात के बाद वो फीडबैक भी ले सकते हैं। प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय से जुड़े सूत्रों ने भी इसके संकेत दिए हैं। दिग्विजय सिंह मंत्री, विधायकों की बैठक लेने के बाद देश के ज्वलंत मुद्दों, महंगाई और किसान आंदोलन को लेकर मीडिया से रूबरू होंगे। हालांकि वे लंबे समय के बाद जयपुर दौरे पर आ रहे हैं। दिग्विजय सिंह का जयपुर में पुराना नाता रहा है। जयपुर के प्रतापनगर थाना की पुलिस का गैर जिम्मेदाराना रवैया सामने आया है। यहां 14 साल की नाबालिग बालिका के परिजनों ने अपहृत होने की रिपोर्ट लिखाई थी, जिसमें शक के आधार पर 2 युवकों ने नाम बताए। परिजनों ने पुलिस से बच्ची को ढूंढने का आग्रह किया, लेकिन पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। आरोप है कि जब भी परिजन पुलिस थाने जाते थे तो उन्हें वही रटाया जवाब मिलता था कि पुलिस पॉस्को केस में बालिग को तलाश कर रही है और मिलने पर परिजनों को सूचित कर दिया जाएगा, वह अपने आप भी एक लौट आएगी। पुलिस के इस रवैये से हैरान और परेशान होकर बालिका के परिजनों ने हाईकोर्ट में बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका लगाई, जिसके बाद पुलिस हरकत में आई है और 2 सप्ताह में 2 बच्ची को तलाश भी लाई है। बच्ची ने अपने परिजनों को आपबीती सुनाई। पीड़ित ने बताया कि 10 सितंबर को पड़ोस में ही रहने वाले 2 लड़कों ने पीड़िता को उसकी मां के पास गांव छोड़ने की बात कह अपहरण किया और दुष्कर्म किया। पीड़िता का मेडिकल करवाया गया है और पॉक्सो एक्ट के तहत प्रकरण दर्ज कर आरोपी की तलाश शुरू कर दी गई है। महिलाओं की सुरक्षा में लगी जयपुर की पुलिस निर्भया स्क्वाड टीम ने शुक्रवार को अपनी दूसरी वर्षगांठ मनाई। अतिरिक्त पुलिस आयुक्त राहुल प्रकाश ने दूसरी वर्षगांठ पर आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा, निर्भया स्क्वाड ने लगातार अच्छा काम किया है। आत्मरक्षा का प्रशिक्षण देने के लिए टीम स्कूलों व कॉलेजों में की गई। वहां महिलाओं की सुरक्षा से संबंधित कानूनों को भी जानकारी दी गई। उन्होंने कहा कि महिलाओं एवं बालिकाओं को सुरक्षा एवं उन्हें संयुक्त बनाने के लिए यह स्थापना दिवस प्रतीक की तरह है। उन्होंने कहा कि निर्भया टीम के कार्य को आगे बढ़ाते हुए नए मिशन सफेयर सिटी सेफर स्ट्रीट की शुरुआत की गई है। इसके अंतर्गत पूर्व में 5 टीम कार्य कर रही थी, जिनकी संख्या बढ़ाकर अब 15 की गई है। महिलाओं के साथ अधिक छेड़छाड़ वाले स्थानों की पहचान की गई है, जहां सादे कपड़ों में टीम के सदस्य तैनात रहेंगे। उन्होंने कहा कि महिलाओं के खिलाफ अपराधों की रोकथाम की दिशा में निर्भया स्क्वाड का कार्य अविस्मरणीय है। अब तक 200 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। प्रकाश ने कहा कि महिला सुरक्षा की दिशा में हमारा यह प्रयास अन्य जिलों तक जाएगा, अन्य राज्यों तक जाएगा। राजस्थान के इस खास बुलेटिन में आज के लिए बस इतना ही। तब तक के लिए आप देखते रहिए APN न्यूज़।